साथियों नमस्कार, पराग सिंघल हूँ आगरा से। और परिचय बता दूँ आपको, मैं प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जो पिछले 17 साल से आगरा से प्रकाशित हो रही है। इसमें टैक्सेशन के बारे में सारी समाचार प्रकाशित किए जाते हैं और पाक्षिक पत्रिका है 15 दिन की। और जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसमें हम जो है एसोसिएशन के माध्यम से जो जीएसटी वगैरह में दिक्कतें आ रही हैं या जो व्यवहारिकता नहीं है उसमें हम प्रश्न उठाते हैं और इसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। और बहुत से बिंदुओं पर हमने सफलता भी प्राप्त करी है। साथियों, आज का विषय है जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा को अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, चाहे वो फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर है या एक्स पार्टी ऑर्डर है या जो असेसमेंट ऑर्डर है, जो भी इस तरह के ऑर्डर है उनका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने जो ट्रांसलेट किया है वो अक्षरतः सही है। इस बात की शपथ लेनी पड़ेगी आपको। इसी विषय पे आज मैंने एक पत्र तैयार किया है और किया मैं इसको केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है विधि और न्याय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को मैं भेज चुका हूँ, साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, और जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो प्रधान पीठ है, प्रिंसिपल पीठ है, उनकी जो प्रिंसिपल न्यायाधीकरण के प्रिंसिपल जो अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा जी, जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को भेज चुका हूँ मैं। और ये जो मैंने लिखा है ये आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरा आनंद आएगा और दूसरी समझ पाएंगे कि मेरी भावना क्या है और आपके पक्ष में मैंने, आपके हित में मैंने क्या प्रश्न उठाए हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि पूरी देखिएगा। तो देखने के बाद में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बटन एक सब्सक्राइब करना एक बार दबाना पड़ता है, 12 बार दबाना पड़ता है। और अपने लोकल ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों, एक भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, लगभग 42 पन्ने का है। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई जीएसटी ट्रिब्यूनल में कैसे आपको अपील दाखिल करनी है। उसमें नियम 23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ए डॉक्यूमेंट अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिसीव्ड बाय ए रजिस्ट्री accompanied by a translated copy in English, which is agreed to by both the parties and or certified to be a true translated copy by the authorized representative engaged on the behalf of parties in the cases। सेकेंड नंबर है इसका नियम 23 का 2, अपील और अदर प्रोसीडिंग shall not be set down for the hearing until and unless all parties confirm that the all documents filed on which they intended in rely are in English or have been translated into English and required number of copies are filed with the appellate tribunal। साथियों, इस बारे में मैंने संविधान का काफ़ी अध्ययन करने का प्रयास किया और कई हद तक मैंने अध्ययन भी किया है। इस मामले में मेरे सहयोग दिया है मुजफ्फरनगर के मेरे बड़े भाई हैं, मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता हैं सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, उनका काफ़ी सहयोग मिला। फिरोजाबाद के सतीश बंसल जी है, संदीप बंसल जी हैं, और मुरादाबाद के शिशिर गुप्ता जी हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया है। और जयपुर के अमराव सिंह यादव जी, उनका भी मुझे सहयोग मिला है, मार्गदर्शन मिला है। और इसके अलावा बहुत से साथी हैं जिन्होंने मुझे इस मामले में सपोर्ट किया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आर्टिकल मैं पढ़ा हूँ आपको, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि आर्टिकल 214-231 जो आर्टिकल 214 से 231 तक में अपीलेट एंड हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। और अपीलेट जो है उसके बारे में जो दिया है परिभाषा, जो स्थापित वैधानिक स्तर है, भारतीय संविधान में कार्यरत अपीलीय न्यायाधिकरण की वैधानिक स्तर पर अध्ययन करना आवश्यक है। भारत में अपीलीय न्यायाधिकरण कानून द्वारा स्थापित विशेष अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक, जो निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनवाई करते हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक न्यायालय प्रणाली से बाहर रहकर त्वरित और अधिक विशेषज्ञ आधारित न्याय निर्णय प्रदान करना है। ये द्वितीय स्तर के मंच के रूप में कार्य करते हैं, जो अक्सर विशेष अधिकारियों जैसे राष्ट्रीय न्यायालय, आयकर अधिकारी या और उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के बीच का सेतु काम करते हैं। मतलब ये
जो फर्स्ट अपील है उससे और जो हाई कोर्ट्स की जो स्टेटस उसके बीच में काम करते हैं, जो बताया। और इसमें जो है अर्ध न्यायिक न्याय की प्रकृति क्या है, अपीलीय न्यायाधिकरण कड़ाई से अदालत है और न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायिक कार्य करते हैं जिनमें अदालत की विशेषताएं होती हैं, जैसे गवाहों को बुलाने की शक्ति, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना व स्वयं के आदर्शों को लागू करना। सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं इसके पास में, CRPC 1908 के तहत है, और धारा 195 CRPC धारा 195 और CRPC के अध्याय 26 के तहत ये है। और प्रक्रियात्मक लचीलापन, आमतौर पर साक्ष्य के सख्त नियमों, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधे नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं और अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या करेंगे ये, यद्यपि इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना है। जैसे अब फर्स्ट अपीलकारी अभी ट्रिब्यूनल नहीं थे, सीधे आप हाई कोर्ट जा रहे थे, अब हाई कोर्ट में बहुत नंबर्स ऑफ अपील दाखिल हो गई थी, उस संख्या को बीच में ही ब्रेक करना है, उनको न्याय देना है, जिससे हाई कोर्ट में मामले कम से कम जा सकें। इन निर्णय उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, विशेष रूप से कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। संरचना क्या है, इसमें आमतौर पर न्यायिक सदस्य जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या कानूनी सेवा में हैं, तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। और इसमें जैसे पहले जो बनी हुई हैं PMLA, GST, बिजली की अपील विचार करने के लिए राशि जुर्माना कर के रूप में एक हिस्सा जमा करना अनिवार्य है। जैसे फर्स्ट अपील में आप 10% जमा करते हैं, ऐसे ही इसको डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स का आपको एक पार्ट जमा करना होगा। इसके अलावा बहुत सी न्यायालय यहाँ काम कर रहा है, ITAT इनकम टैक्स की है, कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण है, NCLAT है, APTEL है, और सेबी की भी एक ट्रिब्यूनल है। अब GST का जो है अपीलेट बना दी गई है, लेकिन इससे मैं आपको आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि संविधान में आर्टिकल 343 से 351 तक इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। जैसे बताया कि नोटिफिकेशन 24 अप्रैल 25 के अंदर अंग्रेजी को मस्ट कर दिया है। बता दूं कि आर्टिकल 343 में भारत की अधिकृत भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग प्रसार एवं विकास के रूप में संविधान के अनुच्छेद 343 to 351, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 द्वारा शासित होता है। मतलब आर्टिकल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो है 63 में एक एक्ट बनाया गया, राजभाषा एक्ट, और 76 में राजभाषा रूल बनाया गया, उससे ये शासित हो रहा है। केंद्र सरकार को हिंदी की प्रगतिशील प्रयोग होते नियम बनाने, प्रचार करने में, कार्यालयी कामकाज में इसे अनिवार्य बनाने का व्यापक शक्ति प्रदान की गई है इन एक्ट और रूल के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया हुआ है आर्टिकल 343 का 1 के अनुसार मंच संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी है। राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। 351 के अंतर्गत केंद्र कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार और विकास करे। ये आर्टिकल 343 का 1 और 351 में स्पष्ट दिया हुआ है कि भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्षेत्रीय वर्गीकरण के हिसाब से दिया गया है, सरकारी संचार के लिए देश को गाम क्षेत्रों में बांटा गया है, जहाँ का हिंदी भाषी राज्यों के साथ हिंदी में ही संचार किया जाता है। तो का है वो हिंदी भाषी के लिए है। अंग्रेजी का उपयोग के बारे में दिया हुआ है। राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियम का संख्या 19 की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग भी आधुनिक रूप में किया जा सकता है, नॉट किया जाएगा। शब्द में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किया जा सकता है। अब कानूनी मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय निर्णय आदेशों के लिए हिंदी के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकता है। जैसे सेंटर में माननीय राष्ट्रपति हैं और स्टेट में अगर करना है तो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जिनसे आप परमिशन ले सकते हैं। अब साथियों इसमें एक चीज़ और आती है कि आर्टिकल 344 में जो मेन इशू है आयोग के कार्य जो है, इसमें आयोग बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें आयोग बना सकता है केंद्र सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए या अन्य आधिकारिक भाषा के नियंत्रण निश्चित करने के लिए, लागू करने के लिए। और 349 में दिया है भाषा समेत कानून बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।
राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक आर्टिकल 341, 349, 348 का 1 में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विधायी कार्यों में भाषा से जुड़े विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी अनिवार्य थी 1950 से 1965 तक, जो भाषा आयोग की सिफारिश पर आधारित होती थी। पहला भाषा आयोग बना था, उसके बाद नहीं बना, उसके बाद में गृह मंत्रालय का अधीन है ये। और विशेष प्रक्रिया ये है कि इसी जो अनुच्छेद जो दिया हुआ है, इसी के अंतर्गत जो 349 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि 1950 से 1965 के दौरान भाषा संबंधी कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता था। अब जैसा कि 349 में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया है, तो 15 वर्ष हो चुके हैं, 70 वर्ष 75 वर्ष बना चुके हैं। तो साथियों, अंग्रेजी का अनिवार्यता का प्रश्न क्यों किया गया, ये प्रश्न है हमारा। अब इसमें आर्टिकल 351 जो कहता है, जो पहले बता दूं, 350 का ए प्राथमिक स्तर मातृभाषा की शिक्षा सुविधाएं, ये कहता है 351 के भाग 17 में केंद्र सरकार को हिंदी भाषा का प्रसार, विकास, समृद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 351, इसका उद्देश्य हिंदी को भारत की सामासिक मिश्रित मतलब मिक्स संस्कृति के अनुरूप बनाना है, जिसमें 8वीं अनुसूची की भाषाओं एवं मुख्य रूप से संस्कृत से शब्द ग्रहण करने के लिए समृद्ध किया जाए। मतलब इसमें 351 कहता है कि हिंदी भाषा का प्रसार, विकास, समृद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 351 के मूल कर्तव्य क्या है कि संघ कर्तव्य हुआ कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। उद्देश्य क्या है कि हिंदी को भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों में अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना है। विकास का तरीका हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं और हिंदुस्तानी प्रयुक्त रूपों, शैली, पदों आत्मसात अपनाना है, शब्दकोश बनाना है इसमें। और साथियों, जो राजभाषा अधिनियम 1963 में का जो 19 है, उसकी धारा 3 के अनुसार हिंदी के अलावा अंग्रेजी का उपयोग अधिक अवसर किया जा सकता है। लेकिन धारा 7 का ध्यान रखना है। धारा 7 क्या कहता है, जो राजभाषा एक्ट है 1963 का, नियत दिन से ही या पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न ऐसी भाषाओं पारित किया गया वहाँ उसके साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होगा। लोकल भाषा होगा लेकिन अंग्रेजी में उसका अनुवाद होगा। जो ऑर्डर्स हो गई अपील प्रस्तुत करने के बारे में इतनी स्पष्ट नहीं है कोई। नियम 8 कहता है केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित द्वारा बना सकेगी। अब साथ ही प्रश्न उठता है कि 15 साल के लिए प्रोविज़न दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए, उसके बाद में अधिकार दे दिए गए और सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है केंद्र सरकारों में, विशेषकर से केंद्र सरकार कार्यालय है उसमें विशेष कर रहता है। उसमें हिंदी के लिए जो है करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं विकास प्रसार के लिए। कंपटीशन भी होता है, प्रतियोगिता भी होती हैं और यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने लेटर पैड देखे होंगे, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो सेंटर जो जीएसटी है या जो सीमा शुल्क है या सेंट्रल एक्साइज है, उसमें जो लेटर पैड होता है कार्यालय का या फाइल कवर होते हैं उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों छपी होती है। ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए और जो क्षेत्रीय भाषा हैं उसमें उस भाषा का और अंग्रेजी का मिश्रित भाषा को मदद किया जाता है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो है वो भाषा अंग्रेजी कर दी गई। ऐसा क्या कारण हो गया? तो साथियों, मैं इस लेटर को भेज चुका हूँ सभी सक्षम प्राधिकारी के पास में, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार है। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आप भी चाहते हैं कि अंग्रेजी और ऑफिशियल लैंग्वेज हो, तो ट्रांसलेशन की जो प्रोविज़न किया गया है, जो अटैच डॉक्यूमेंट हो ट्रांसलेशन किया जाए। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मुझे अपना संदेश दें
ताकि इसमें और आपकी जो भावनाओं की ताकत के साथ में मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।